हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी टीजीटी 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं अपने चैनल पर फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स का पूरा सिलेबस कवर करूंगा। इस संदर्भ में आज से फिजिकल एजुकेशन के एक एक टॉपिक को वीडियो के रूप में चैनल पर डाला जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक दें और अन्य विद्यार्थियों के साथ शेयर भी करें, जिससे विद्यार्थियों का अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 से प्रारंभ करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि यह डिस्क्रिप्टिव अध्ययन हो रहा है। डिस्क्रिप्टिव अध्ययन होने के बाद आपको MCQs अर्थात ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। लेकिन अभी चूँकि परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं हुई है, तो पूरा सिलेबस डीपली पढ़ लिया जाए, जिससे ये फ़ायदा होगा कि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो बच के निकल नहीं पाएगा। अर्थात अधिक से अधिक प्रत्याशा ये हो जाएगी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। अध्याय 1 है शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत और इतिहास, जिसमें शारीरिक शिक्षा की परिभाषा इस वीडियो में मैंने कवर करने का प्रयास किया है। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा से देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें लिखी गई हैं। शारीरिक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाओं और शरीर से होता है। अब आप बताइए, अगर शारीरिक शिक्षा का विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है तो उसमें किस चीज़ का वो अध्ययन करेगा? अर्थात स्पष्ट है, शारीरिक अर्थात फिजिकल मूवमेंट। फिजिकल मूवमेंट कहाँ से होगा? शरीर से ही होगा। तो शरीर की क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाएगा और शरीर का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ लिखा गया, सर्वांगीण। जब भी आप टीजीटी का पेपर देते हैं या पीजीटी का पेपर देखते हैं तो देखते होंगे कि एक क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाता है कि शारीरिक शिक्षा से कौन सा विकास होता है, जिसमें अगर ऑप्शन ये है कि सर्वांगीण विकास होता है तो आंख बंद करके आप इसे टिक कर सकते हैं और ये प्रायः परीक्षा में पूछा गया है। ये सही जवाब होता है। तो शारीरिक शिक्षा से किसका विकास होता है? उत्तर होगा शारीरिक शिक्षा से सर्वांगीण विकास होता है। किसका? मानव का, अर्थात व्यक्ति का। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। सबसे पहले डी ओबरट्यूफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अनुभव और प्रक्रिया पर विशेष बल दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये इसका मास्टर की कह सकते हैं या आप इस परिभाषा का एक की के रूप में अगर आप याद कर लें कि अनुभव और प्रक्रिया जब भी आए तो कौन उस परिभाषा को दिया है? डी ओबरट्यूफर। ठीक है, तो फिर से एक बार परिभाषा रिपीट करते हैं। डी ओबरट्यूफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है। ठीक है, कई अनुभव होंगे तो उनका जो सामूहिक प्रभाव होगा जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कौन सी प्रक्रिया? जैसे खेलना, दौड़ना, कूदना। ठीक है, इन सब प्रक्रियाओं से जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनका सामूहिक माने कुल प्रभाव है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान फिर से बता दूं मैं आपको, अनुभव और प्रक्रिया पर विशेष बल दिया गया है। तो अनुभव और प्रक्रिया को एक की पॉइंट बनाकर आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी अनुभव और प्रक्रिया शब्द आए समझ लीजिए डी ओबरट्यूफर की परिभाषा की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है आर कैसिडी। आर कैसिडी के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतर अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाला परिवर्तन का कुल जोड़ है। देखिए, घुमा फिरा के जितनी भी शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं हैं सब एक जैसी ही लगेंगी। तो आपको क्या करना है? उन परिभाषाओं को की बनाकर उसके रूप में आपको याद करना है। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं। आर कैसिडी के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतर अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तन का कुल जोड़ है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है? परिवर्तन का कुल जोड़ कौन है? आर कैसिडी। भाई, व्यक्ति में परिवर्तन तो होगा ही। अगर शारीरिक शिक्षा की बात हो रही है और वो कुछ फिजिकल मूवमेंट करेगा तो उसके शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो जो परिवर्तन होगा उसका कुल जोड़ माने कुल मिला के जितना परिवर्तन हो रहा है वो जो है क्या है? शारीरिक शिक्षा है। इसमें की पॉइंट जो याद करने वाला है वो परिवर्तन का कुल जोड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस तरीके से उसको दिमाग में बैठाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जेविनेस के अनुसार, ठीक है, जेविनेस ने क्या परिभाषा दी? सारी शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाव है जो बृहत मांसपेशियों की प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं से संबंध रखता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जेविनेस की परिभाषा में क्या है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले तीन तरीके से परिभाषा पूछी गई, तीनों तरीके से परिभाषा देख लीजिए। सारी शिक्षा इसी के अथवा के रूप में बताया जा रहा है इसी परिभाषा को। सारी शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या हुआ है कि परिभाषा का टोन चेंज हो गया है, लेकिन जो कहने का तात्पर्य वह एक ही है। संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध बहुपेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं से है। ठीक है, अथवा क्या हो सकता है? जेविनेस के अनुसार ही सारी शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र का वह बड़ा अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रक्रिया से संबंध रखता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कहने का तात्पर्य है वो तीनों प्रकार की, ये तीनों परिभाषा एक ही है जेविनेस की, लेकिन इन तीनों में कॉमन क्या है? ध्यान दीजिए, प्रक्रिया था उससे संबंधित अनुक्रिया। यहाँ भी देखिए प्रक्रिया था उनसे संबंधित अनुक्रिया, यहाँ भी देखिए प्रक्रिया था उनसे संबंधित अनुक्रिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर चाहे जैसे भी परिभाषा को घुमा के पूछा जाए, लेकिन प्रक्रिया उनसे संबंधित अनुक्रिया या प्रक्रिया इस प्रकार से अगर शब्द आ जाए तो समझ लीजिए कि वो बात किसकी हो रही है? जेविनेस की हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स ए बूचर के अनुसार, ठीक है, चार्ल्स ए बूचर एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार सारी शिक्षा क्या है? सारी शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य अर्थात ध्येय उन सारी क्रियाओं के माध्यम से जिसका चयन शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करने जैसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया है। ठीक है, तो सारी शिक्षा क्या है? सारी शिक्षा शिक्षा के प्रबंधन का एक अंग ही है, एक भाग ही है, लेकिन ये महत्वपूर्ण भाग है जिससे क्या होगा? सारी क्रिया माने फिजिकल इवेंट तो होंगे ही, जिसका चयन शारीरिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करने जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है। अब यहाँ पर की पॉइंट क्या है चार्ल्स ए बूचर की परिभाषा का याद करने के लिए कि उद्देश्यों की प्राप्ति, कौन से उद्देश्य? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक दृष्टि, इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति अर्थात सारी शिक्षा की परिभाषा किससे संबंधित हो रही है? चार्ल्स ए बूचर से संबंधित हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार इसको याद करिएगा। ब्राउनवेल के अनुसार सारी शिक्षा उन संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति को बहुपेशी प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्राप्त होती है, उसकी अभिव्यक्ति और विकास को चरम सीमा तक बढ़ाती है। ध्यान दीजिएगा, सारी शिक्षा क्या है? सारी शिक्षा अगर आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं या किसी फिजिकल इवेंट में भाग ले रहे हैं, तो जो आपकी बहुपेशी प्रक्रियाओं से, बहुपेशी माने आपके पूरे शरीर की जितनी पेशियां हैं उससे जो भाग लेने वाली प्रक्रियाएं हैं और उनकी जो अभिवृद्धि और विकास जो हो रहा है, कहाँ तक? चरम सीमा तक। ठीक है, वही क्या है? सारी शिक्षा है। सारी शिक्षा इनका सभी का जोड़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि इसको कैसे याद करेंगे ब्राउनवेल की परिभाषा को? तो संतुलित अनुभवों का जोड़ कहाँ तक पहुँचाए? अभिवृद्धि और विकास को चरम सीमा तक पहुँचाए। ध्यान दीजिएगा, ब्राउनवेल चरम सीमा तक पहुँचाएंगे। किसको? अभिवृद्धि और विकास को। ऐसे ही याद किया जाएगा, ब्राउनवेल अभिवृद्धि और विकास को कहाँ तक पहुँचाएंगे? चरम सीमा तक पहुँचाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साहित्य शिक्षा की परिभाषा देखिए, भारतीय साहित्य शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अनुसार ये भी इस तरीके से ही पूछा गया है परिभाषा। तो साहित्य शिक्षा वह शिक्षा है जो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी सारी क्रियाओं द्वारा शरीर, मन, आत्मा पूर्ण रूप से विकास हेतु दी जाती है। ठीक है, तो बच्चों के व्यक्तित्व, उनकी शारीरिक क्रियाओं द्वारा शरीर, मन, आत्मा की पूर्ण रूपेण विकास हेतु दी जाने वाली जो शिक्षा होती है उसे क्या कहते हैं? साहित्य शिक्षा कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, शरीर, मन, आत्मा की बात हो रही है। ठीक है, और ब्राउनवेल में क्या हो रहा था? चरम सीमा की बात हो रही। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीसी कोवेल के अनुसार साहित्य शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उस संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे देखिए, सीसी कोवेल सामाजिक व्यवहार पर जोर डाल रहे हैं, बाकी तो मांसपेशियों से संबंधित गतिविधियों को तो सभी परिभाषाओं में इंगित किया गया है। हर मनोवैज्ञानिक ने शारीरिक गतिविधियों को और उनसे संबंधित शरीर में होने वाली जो अनुक्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं
या मांसपेशियों में जो होने वाले परिवर्तन है, इसको सभी मनोवैज्ञानिकों ने इंगित किया है, प्रदर्शित किया है। लेकिन सभी मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा से हमको सीखना क्या है, कुछ पॉइंट निकालने हैं जो याद करने में आसान हो। तो वह यहाँ पर सीसी कोवेल के अनुसार सामाजिक व्यवहार एक की पॉइंट बन रहा है, जो क्या करेगा, सीसी कोवेल को दर्शाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जे.एफ. विलियम्स के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है जे.एफ. विलियम्स की, इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से। जे.एफ. विलियम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है। देखिए यहाँ पर शारीरिक क्रियाओं का जोड़ कहा गया, जो परिणामों के आधार पर चयनित अंग संलेखित की जाती है। ठीक है, तो विलियम्स की परिभाषा जो है, जे.एफ. विलियम्स की, शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है, बस ये याद रखना है। शारीरिक क्रियाओं का जोड़ अर्थात जे.एफ. विलियम्स, शारीरिक क्रियाओं का जोड़ अर्थात जे.एफ. विलियम्स, शारीरिक क्रियाओं का जोड़ अर्थात जे.एफ. विलियम्स। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो परिभाषा आपकी सही हो जाएगी, अर्थात एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जे.पी. थॉमस के अनुसार शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया ही शारीरिक शिक्षा होती है। ठीक है, शरीर के द्वारा ही शरीर के लिए जो की गई क्रिया होती है वो क्या होती है, शारीरिक शिक्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो की पॉइंट है वो क्या है, जे.पी. थॉमस के अनुसार शरीर के द्वारा और शरीर के लिए की गई, शरीर के द्वारा ही की जाए, और किसके लिए की जा रही है, शरीर के लिए की जा रही है। आप कोई योगाभ्यास, कोई व्यायाम, कोई एक्सरसाइज करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, शरीर के द्वारा। और किसके लिए करते हैं, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। तो शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई जो एक्सरसाइज होगी वो जे.पी. थॉमस के अनुसार क्या होगी, शारीरिक शिक्षा होगी। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का ध्येय, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट में परिभाषा में लेके आऊँ, शारीरिक शिक्षा का ध्येय अलग से ये पॉइंट है, हम चाहते तो इसमें ना लेके आते, लेकिन आवश्यक रूप से मैंने इसको शामिल किया है। देखिए शारीरिक शिक्षा का ध्येय आपसे प्रश्न पूछा था, 4 विकल्प दिए रहते हैं। ठीक है, प्रायः क्या होता है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से इसमें से बहुत सारे इसमें ध्येय दिए गए हैं, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, लेकिन कोई 3 विकल्प जो है सही रहेंगे, एक विकल्प गलत रहेगा। पूछेगा कौन सा ध्येय नहीं है तो कन्फ्यूज जाएंगे, इसलिए, और या कौन सा ध्येय है, 3 विकल्प गलत रहे, एक विकल्प सही रहे, तो इसलिए आपको पूरे जितने भी ध्येय हैं सब एक तरफ से दिमाग में आपके होने चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी देख लेते हैं क्या है। शारीरिक शिक्षा का ध्येय क्या कौन सा है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास। भाई शारीरिक शिक्षा अगर है, आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो शारीरिक वृद्धि और शारीरिक विकास दोनों का होना चाहिए विकास। ठीक है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए शरीर में। अगर नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब शारीरिक शिक्षा का ध्येय पूरा नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वृद्धि और विकास में थोड़ा सा अंतर है, इसको समझ लेते हैं। वृद्धि जो होती है वो शारीरिक होती है, लेकिन विकास क्या होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, भावनात्मक विकास। ठीक, तीसरा क्या है, बौद्धिक विकास। चौथा क्या है, व्यक्ति का विकास। ठीक है, सामाजिक विकास पांचवा है, सामाजिक विकास भी होना चाहिए। शारीरिक फिटनेस माने व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। चारित्रिक विकास अर्थात उसका चरित्र भी उज्जवल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसका चरित्र बेकार हो, समाज में 4 लोग उसे कह रहे हो कि उसे न उठने बैठने का ढंग नहीं है, इस तरीके से देखा जा रहा है वो। ठीक है, उसका चरित्र, सबसे पहले चरित्र की बात आती है। चरित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रोल प्ले करता है पूरे जीवन में। अगर चरित्र आपका बेकार हो गया तो फिर आप कभी भी जीवन में किसी के सामने खड़े होने लायक नहीं रहते हैं, इसलिए चारित्रिक विकास ये इम्पोर्टेंट हो गया। फिर न्यूरोपेशी विकास माने न्यूरो का भी विकास होना चाहिए। मानसिक विकास अर्थात दिमाग का भी विकास होना चाहिए। सांस्कृतिक विकास, आपको सांस्कृतिक इवेंट में भाग लेने के लिए भी आप तत्पर रहें, अर्थात आपके अंदर सांस्कृतिक विकास भी हो। स्वस्थ संवेग अभिव्यक्ति, ठीक है, अर्थात आप कोई भी चीज़ कहीं भी बोलने के लिए, जैसे किसी मंच पे दिया गया, आपको कोई मंच दिया गया तो आप वहाँ बोल सकें। ठीक है, ये नहीं कि हम डर रहे हैं, हमारे पैर कँपा रहे हैं, तो इस तरीके से ना हो, अर्थात स्वस्थ संवेग की अभिव्यक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदतें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इस समय जो है संचारी रोग फैल जाते हैं, या कोरोना काल में कोरोना ही फैला हुआ था, तो इसमें क्या है, आपको बार बार हाथ धुलना है, साफ़ कपड़े पहनना है, घर साफ़ रखना है, जहाँ रहते हैं वहाँ साफ़ रखना है, पास में पानी नहीं इकट्ठा होने देना है। ठीक है, कूलर में कहीं पानी इकट्ठा होने देना है, तो ये सब क्या है, ये सब सुरक्षा आदतें हैं। ठीक है, और स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें हैं, जुड़ी हुई चीज़ें हैं। समय से उठना, एक्सरसाइज करना,
तो ये सब भी किसके अंतर्गत आता है? शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत। नेतृत्व का गुण, ठीक है, मान लीजिए कि विद्यालय में नेतृत्व करने का गुण आपको मिल जाए, तो आप अगर शारीरिक शिक्षा के अध्यापक हैं या शारीरिक शिक्षा के स्टूडेंट हैं, तो आपके अंदर ये लीडरशिप की भावना होनी चाहिए कि मैं, अगर हमको प्लाटून दिया गया जिसमें 12 बच्चे हों, 13 बच्चे हों, 15 बच्चे हों, या अध्यापकों का एक समूह दिया गया, तो मैं उसे लीड कर सकूं, मैं उसे लीडअप रोल दे सकूं, ठीक है, कमांड बोलना हो तो बोल सकूं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और लोकतांत्रिक मूल्य का मतलब यही हुआ कि आपके अंतर्गत आप जहाँ हैं वहाँ जिस जो कार्य आपको दिया गया है वहाँ पर हिटलरशाही नहीं होनी चाहिए। अर्थात आपको अगर 20 लोगों का समूह दिया गया है तो 20 लोगों का जो सबका जो नज़रिया है, सबके जो काम करने के ढंग हैं, या सब लोगों से राय लेकर और तब जो है आगे बढ़ा जाए, तब जो है किसी कार्य को संपादित किया जाए। तो इसे क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा में जब शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया जाता है तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है कि जिसको पढ़ाया जा रहा है शारीरिक शिक्षा, उसके अंतर्गत कम से कम इतना विकास तो आवश्यक रूप से होना ही चाहिए, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा की कुछ परिभाषाएं और शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के रूप में यह पहला वीडियो अध्याय 1 से मैं लिया था। अभी अध्याय 1 खत्म नहीं हुआ है, अध्याय 1 जब खत्म हो जाएगा तो बताया जाएगा। आप लोग बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए परेशान मत होइएगा। बहुविकल्पी प्रश्न जैसे ही एग्ज़ाम की कोई डेट आएगी, उसके 15-20 दिन पहले आपसे बहुविकल्पी प्रश्न शुरू कर दिए जाएंगे। आप पहले डीपली चैप्टर का अध्ययन कर लीजिए जिससे कुछ रह न जाए, और बराबर नोट्स बनाते रहिए। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और आप कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का कोई भी आपकी समस्या हो, तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे ही बता सकते हैं, और इस वीडियो के PDF को भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद।